आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली विजयनगर एम्पायर, द ग्रेट विजयनगर एम्पायर बात करेंगे। 1336 से लेकर 1672 कॉमन एरा तक विजयनगर एम्पायर की जो ग्लोरी है वो आज भी याद की जाती है। यहां के जो टेम्पल्स हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। गजब, 4 डायनेस्टीज आई, शानदार। 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा लड़ी गई, जिसके बाद यह एम्पायर डिक्लाइनिंग पे चला गया। 5 सल्तनत को साथ में आना पड़ा था विजयनगर को हराने के लिए। हम विजयनगर एम्पायर की बात करेंगे डिटेल में, एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहें तो यहां पे ले सकते हैं आप टेलीग्राम पे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर के प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन की। विजयनगर सिटी बहुत ही बड़ा था। यहां पे जो सिटीज थी शानदार थी। सिटीज की अभी हम डिवीजन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे। जो ट्रैवलर्स आए, देखो शहर का सबसे बढ़िया विवरण ट्रैवलर्स दे सकते हैं। अगर तुम पेरिस जा रहे हो तो तुम आके बताओगे क्या खूबसूरत शहर था। अगर आप शिमला जा रहे हो तो बोलोगे बहुत ही अच्छा था, वहां पे ऐसी रोड्स गई हैं, वहां पे ऐसे पहाड़ हैं। तो भाई ट्रैवलर्स जब यहां पे जाते थे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती थी। फिर से बता दे रहा हूं, 1336 से लेकर 1672 कॉमन एरा तक, ये रख लीजिए, एग्जाम में कोट करके आइएगा। विजयनगर एम्पायर जो है वो रहा था। 1336 में तुगलक्स का रूल था। 14th सेंचुरी में जब दिल्ली को इन्वेड किया, ये जो स्टैब्लिशमेंट है ना, इट इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द इन्वेजन ऑफ दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्वेड किया दिल्ली को। 1324 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक रहे थे। और इधर क्या हम देखते हैं कि होयसाला पावर जो कर्नाटक में, होयसाला जो है वो 1022 से लेकर 1342, और काकतियास आंध्र प्रदेश में 1000 से लेकर 1326। जब इनका डिक्लाइन हुआ तब हम देखते हैं विजयनगर उभरा। जब भी एम्पायर वीक पड़ते हैं, एक बड़े एम्पायर का उदय छोटे छोटे एम्पायर के वीक पड़ने से होता है। तो इधर साउथ में कुछ एम्पायर्स थे जो वीक हो गए। भाई होयसाला एम्पायर बहुत बड़ा था कर्नाटक में, जो 1022 से 1342 तक रहा, वो डिक्लाइन पे गया। काकतियास के साथ भी यही था, आंध्र प्रदेश। तब हम देखते हैं विजयनगर एम्पायर का उदय हुआ। फर्स्ट डायनेस्टी, जिसको संगम बोलते हैं, 1336 से लेकर 1485। आप ध्यान दीजिएगा, ये वो संगम एज नहीं है, वो अलग है, ठीक है, वो बहुत अलग है, वो तो 2500 साल पुरानी है। ये संगम डायनेस्टी, 4 डायनेस्टी में विजयनगर एम्पायर डिवाइडेड है। तो सबसे पहली डायनेस्टी आई थी संगम, जिन्होंने इस एम्पायर को बिल्ट किया। हम्पी नाम का गांव, और हम्पी को ही बाद में कैपिटल बना दिया। तुंगभद्र रिवर थी ये, डेगन में तुंगभद्र रिवर के किनारे इस एम्पायर को बनाना शुरू किया। और उसके बाद फिर एक्सपेंशन शुरू होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को साथ में लेके आए और यहां पे विजयनगर एम्पायर को बनाया गया। सुल्तान अलाउद्दीन सिकंदर शाह ने, आपको पता ही है, मदुरई को हरा दिया। 1378 आते आते मदुरई जो है वो कैप्चर कर लिया विजयनगर जनरल कुमार कंपाना में, जो कि विजयनगर रूलर बुक्का के बेटे थे। इस एम्पायर को हरिहर और बुक्का ने फाउंड किया। और जब हरिहर और बुक्का ने फाउंड किया तो इस एम्पायर को एक्सपैंड करते गए। और हरिहर और बुक्का की जो डायनेस्टी थी, फर्स्ट डायनेस्टी, उसको संगम बोला जाता था। तो 1336 में इसको फाउंड किया और 1378 आते आते मदुरई को कैप्चर कर लिया। और उसके बाद एक्सपेंशन होता गया। 4 रूलिंग डायनेस्टी, सबसे पहले संगम मैंने बता दी। दूसरी डायनेस्टी आती है सालुवा, SALUVA, 1486 से लेकर 1451 तक, ठीक है। फिर आती है आपकी तुलुवा, 1505 से लेकर 1576 तक, ठीक। आखिरी डायनेस्टी थी अराविडू। जो तुलवास थे 1505 से लेकर 1576, तुलवास जो आए, कृष्णदेव राय आए 1509 से 1529, फिर उनके भाई अच्युत देव राय। इनके रेन में बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था और शानदार डेवलपमेंट हुआ। फोर्थ डायनेस्टी अराविडू आई
1542 से 1672 तक अराविडु डायनेस्टी वीक डायनेस्टी थी, और अल्टीमेटली 5 डेक्कन सल्तनत बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदार, बेरार ये साथ में आई, और फिर 1565 में बैटल ऑफ तालिकोटा हुई, और वहां से फिर ये विजयनगर एम्पायर डिक्लाइनिंग पे चला गया। अब हम अर्बनाइजेशन प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, अर्बनाइजेशन को जब हमको समझना है तो सबसे पहले हमको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। मिलिटराइजेशन, माइग्रेशन और ट्रेड एंड कॉमर्स, ये 3 चीजें जहां पे डेवलप हो जाए वो समझ लीजिए गजब का अर्बन सेंटर बनेगा। विजयनगर एम्पायर के साथ यही था। मिलिट्री भी कमाल की थी, लोग बड़े बड़े लोग, इंटेलेक्चुअल्स लोग माइग्रेट करते थे, और ट्रेड एंड कॉमर्स तो शानदार था क्योंकि पोर्ट का इनको एक्सेस था। मिलिट्री जो है वो इंक्रीज हो रही थी, फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स जो है वो बनाए जा रहे थे, मर्केंटाइल टाउन्स जहां पे मर्चेंट्स रहते हैं, जो पावरफुल मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करते थे, वो बनाए जा रहे थे, और इन सबको आर्मी का सपोर्ट था, और यही टाउन बहुत बड़े ट्रेडिंग सेंटर के रूप में उभरे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइज ऑफ अर्बन पावर ग्रुप्स का उदय होता है। एलीट्स जो हैं वो साथ में आए और अर्बन सेंटर बनाए उन्होंने। अब हम ये देखते हैं विजयनगर एम्पायर ने ट्रेडर्स को बहुत जबरदस्त फायदा दिया। ट्रेडर्स, आर्टिजन्स हर जगह से आते थे और नेटवर्क क्रिएट करते थे। डेक्कन, आंध्र रीजन से वीवर्स आए, नए वीविंग सेंटर जो है कोयम्बटूर और मदुरई में डेवलप होना शुरू हो गए। नए क्लास ऑफ मर्चेंट्स आए, ट्रेडर्स आए, जो यहां पे सेटल हुए। अरब्स भी यहां पे सेटल हुए, और ये सेटलमेंट स्टेजेस में हुआ, ऐसा नहीं कि तुरंत हो गया। जैसे पट्टानुलकार्स, ये सौराष्ट्र से माइग्रेट हुए थे 14th और 15th सेंचुरी में, और यहां पे सेटल हुए। ठीक है, कुछ टेंपल सिटीज में हमको मिलते हैं। कुछ देखिए, विजयनगर एम्पायर में टेंपल, मंदिर बहुत सारे बनाए गए, और कुछ टेंपल टाउन्स भी थे। अभी टेंपल टाउन्स, इससे पहला मॉड्यूल था टेंपल टाउन्स, चैप्टर था, वो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। तो इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर जो थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं यहां पे। फिर 13th 14th सेंचुरी में भी हम देखते हैं वैष्णव और शैव दोनों मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस थे, और दोनों का पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिलता है, जिसने अर्बनाइजेशन और ट्रेड में फर्दर यहां पे मतलब इसको फैसिलिटेट किया। अब देखो, जहां पे रिलीजियस आएगा, जहां पे धर्म आएगा, तो सेक्रेट सेंटर्स डेवलप होंगे, तो बहुत सारे पिलग्रिमेज टाउन्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए, और इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अर्बनाइजेशन में। तो अर्बन प्रोसेस एक तरीके से सेक्रेट प्रोसेस भी रहा है विजयनगर का। बहुत सारे टेंपल सेंटर्स, या जिसको ट्रेडिंग टाउन्स कहते हैं, टेंपल, बहुत पहले टेंपल टाउन्स आए, यहां पे वैष्णव शैव सेटल हुए, उन्होंने टेंपल टाउन्स बनाया। अब यही टेंपल टाउन्स बाद में ट्रेडिंग सेंटर हो गए। तिरुपति हो गया, श्रीरंगम हो गया, हम्पी हो गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ के मंदिर, उनको गजब के टेंपल टाउन्स माना जाता है। अभी टेंपल्स देखिए, ये बड़े अमीर होते थे। मैंने बताया ना, जो भी ट्रैवलर्स आता था वो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती थी, क्योंकि गजब का डोनेशन आता था। गोल्ड कॉइन्स, प्रीशियस मेटल्स, लाइव स्टॉक, डोनेशन आता था, एक्सचेंज होते थे, और यहां पे फिर ट्रेडिंग भी शुरू हो जाती थी। तो यही टेंपल टाउन्स बाद में डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए हम देखते हैं इमर्ज होना शुरू हो गए। क्राफ्ट्समैन, आर्टिजन्स, ये सब यहां पे रहने लगे। विजयनगर एम्पायर जो है, यहां पे खाली मर्चेंट्स नहीं बल्कि वीवर्स भी रहते थे, और आर्टिजन्स भी रहते थे, और ये सब के सब इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेंपल रिचुअल्स थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है विजयनगर का। अगर हम बात करते हैं ट्रेड की बात कर लें, तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही ट्रेड फ्लरिश हुए। विजयनगर स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। एक्सटर्नल भी ट्रेड होता था, बाहर से भी लोग आते थे, और टैक्सेशन भी ट्रेड में लगता था, यह भी सोर्स ऑफ इनकम थी। मैरी टाइम ट्रेड फ्लरिश हुआ, समुद्र से आता था, ईरान से आता था सामान, हॉर्सेस, ईरान से हॉर्सेस आते थे, वॉर हॉर्सेस, कॉपर, गोल्ड, स्पाइसेस, सैंडलवुड, मस्क, कैम्फर, ये सब ईरान से आता था। पेपर, शुगर, टेक्सटाइल आइटम्स, इसको एक्सपोर्ट हम करते थे। तो मैरी टाइम जो ट्रेड था वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। ट्रेड इतना जबरदस्त था कि विजय रूलर अपने आप को लॉर्ड ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ओशंस कहते थे। इतना ज्यादा ये बे ऑफ बंगाल एरिया जो है और अरेबियन सी को ऐसा डोमिनेट करते थे। तो ये बहुत ही जबरदस्त था। ये लोग समुद्रों को भी कंट्रोल करते थे।
भटकल, कैलिकट, पुलिकट, ये सब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे जहां से ट्रेड होता था। अरब ट्रेडर्स आए, वेस्ट एशिया से अरब ट्रेडर्स आए और कैलिकट में सेटल हुए, ये आपको पता ही है, ये मैंने बताया भी है कई बार, इस पे लेक्चर्स भी लिए हैं। चाइनीज शिप्स आते थे यहाँ पे, मुस्लिम्स आर्मेनियन ट्रेडर्स आते, तो ऐसा था सब कुछ। अब यहां से पैसा आएगा, डोमेस्टिक ट्रेड होगा, डोमेस्टिक ट्रेड भी होता था। अच्छा हाँ, इनलैंड सेंटर्स भी थे, नॉर्थ से लोग आ रहे हैं। उस समय तो कार गाड़ी हुआ नहीं करती थी, तो बलॉक्स होते थे, वो क्या बैलगाड़ियां होती थी, उन पे सामान आ रहा है। तो मेरी टाइम एज वेल एज, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही बहुत अच्छे से डेवलप थे। साइज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन बढ़िया थी, 80 ट्रेडिंग सेंटर्स हमको देखने को मिलते हैं। विजयनगर जो लार्जेस्ट सिटी था, वहां पे हमको 80 ट्रेडिंग सेंटर्स देखने को मिलते हैं। यह है प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन विजयनगर में। गजब की ग्लोरी। मॉडर्न डिस्कवरी पे आते हैं। देखो यार, आपको पता ही है, विजयनगर मींस सिटी ऑफ विक्ट्री। विजय मतलब विक्ट्री। और अभी जो है ये हम्पी में लोकेटेड है, जो कि सेंट्रल कर्नाटका में है। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपको बताया वो 1987 में इसको घोषित किया गया, हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जहां पे हमको यही विजयनगर सिटी, टेम्पल सब मिलते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी, देखो इन सबकी शुरुआत तीन तरीके से हम देखते हैं। कैसे? सबसे पहले होता है इंस्क्रिप्शंस। नहीं छोड़ो, अच्छा पहले शुरू से शुरू करते हैं। पहला होता है हमारा आर्कियोलॉजिकल वर्क। सबसे पहला आर्कियोलॉजिकल वर्क मतलब खुदाई करते हैं। 1799 में ब्रिटिश के जो एंटीक्वेरियन थे, कॉलिन मैकेंजी, जो बाद में सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बने, उन्होंने यहां पे विजिट किया और तब कुछ मैन्युस्क्रिप्ट लिए। और तब इनको पता चला कि यहां पे तो बहुत बड़ी चीज है, कोई बहुत पहले बहुत गजब की चीज हुआ करती होगी। क्योंकि पहले आर्कियोलॉजी एज सच डेवलप थी नहीं, आपको ऐसे ही देखना पड़ता था। और जो मैंने हिस्टोरियोग्राफी पे लेक्चर्स लिए ना, आर्कियोलॉजी हिस्ट्री पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन पहले हमको टेक्स्ट पे ही या जो शिलालेख होते थे उसी पे ही हमको निर्भर होना पड़ता था। बाद में यहां पे बहुत सारे लोग आने लगे, जैसे 1856 में अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने फोटोग्राफी यहां पे शुरू हुई। और 1900 आते आते हम देखते हैं इसको थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाने लगा। जैसे सीवेल ने किताब लिखी फॉरगॉटन एम्पायर विजयनगर एंड कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये 1900 में पब्लिश हुई। लेकिन 1970 से पहले आर्कियोलॉजिकल वर्क यहां पे शुरू नहीं हुए। विजयनगर रिसर्च प्रोजेक्ट के अंडर, जो कि 1980 में शुरू हुआ, तब यहां पे हम देखते हैं पहली बार विजयनगर की आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटेंसिव स्टडी की। और फिर 1987 में एक और प्रोजेक्ट विजयनगर मेट्रोपॉलिटन सर्वे किया गया, यह शुरू हुआ। सोर्सेस की बात करें, दूसरा होता है हमारा, पहला तो आर्कियोलॉजिकल स्टडी, दूसरा है हमारा सोर्सेस। मतलब किताबों में क्या हमको उल्लेख मिलता है? बिल्कुल उल्लेख मिलता है। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, पर्शियन, हर कहीं पे जितने ट्रैवलर्स हैं, अब्दुल रजाक हो गया, डोमिनिक पियर्स, इन सबने अपनी किताबों में लिखा है। सबने बताया कि विजयनगर कमाल। और उसके बाद फिर जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हुई है उससे हम कंपेयर करते हैं, बिल्कुल सही बैठा। कम से कम हमको 500 ऑड इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। अगर आप यहां पे भी जाएंगे ना, अब तो खैर खंडहर है, लेकिन इंपॉर्टेंट साइट है, वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, अब तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको दीवारों पे लिखा हुआ दिख जाएगा और पता चल जाता था कि गजब रहा होगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट इतिहास पे आते हैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री की बात करें तो विजयनगर जो है वो तुंगभद्र रिवर के पास जो है, सदर्न डेक्कन कर्नाटक में का, आज का जो कर्नाटक रीजन है उस समय का विजयनगर था, वहां पे रिलेटेड है। तो ऐसा है कि ये तुंगभद्र काफी रॉकी है, आपको पता ही है। यहां पे वॉल्केनोस की वजह से ये ग्रेनाइट रॉक्स बनी। और विजयनगर रिसर्च प्रोजेक्ट जो है अच्छी खासी डिटेल्स देता है। पहले हम बात करते हैं फिजिकल और मिथिकल लैंडस्केप की। विजयनगर रिसर्च प्रोजेक्ट हमको यह बताता है कि या इनका फिजिकल लैंडस्केप कैसा था। फिजिकल लोकेशन, ग्रेनाइट हिल्स आपको यहां पे पहाड़ मिलेंगे, ग्रेनाइट के केव्स मिलेंगे, बाउल्डर्स मिलेंगे, तुंगभद्र वैली मिलेगी। ये हालांकि तुंगभद्र वैली में ही आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर भी था। 8th और 9th सेंचुरी में लोग यहां पे आते थे, दर्शन करते थे। बहुत सारे मिथ्स और लेजेंड हैं, बहुत सारे कल्ट यहां से एसोसिएटेड हैं। रिवर गॉडेस पंपा और उनके जो कॉन्सोर्ट है वीरूपक्ष, जो एक शिवा का ही फॉर्म है, वो भी यहां से एसोसिएटेड, उनकी पूजा होती थी। इंस्क्रिप्शन जो होयसाला पीरियड की है वो इस प्लेस को वीरूपक्ष बोलते हैं। विजय
विरूपक्षपुरा ये बोला जाता है, जो होयसाला एम्पायर, इससे पहले विजयनगर से पहले होयसाला था कर्नाटक में। तो जो हमको इंस्क्रिप्शन मिलते हैं तो उस एरिया को विरूपक्ष के नाम से जाना जाता था, और ये इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट थी। भारत के दो एपिक्स रामायण और महाभारत, रामायण का भी उल्लेख यहां पे मिलता है, भगवान राम भी यहां पे आए थे। बिल्कुल यही विजयनगर साइड किष्किंधा कहलाती थी। किष्किंधा क्या? वानर सेना, मंकी किंगडम। रामायण के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहां से ही तो एसोसिएटेड हैं। सीता मां ने यहीं पे ही तो अपने ऑर्नामेंट्स और गारमेंट्स सबूत के तौर पे छोड़े थे कि जब भगवान राम आए तो ढूंढते हुए मेरे पास चले आए। जब दुष्ट रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, मां सीता का। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथिकल के हिसाब से भी, मिथ्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुग्रीव यहीं पे ही तो रहते थे। सुग्रीव का जो भाई था बाली, आपको पता ही है ना, किष्किंधा थ्रोन थी, ये पूरा किंगडम था। तो सुग्रीव का जो भाई था बाली, उसने सुग्रीव को हटा दिया था, और फिर भगवान राम ने सुग्रीव को वापस थ्रोन पे, क्योंकि सुग्रीव बोला कि मेरी बहुत बड़ी सेना है, लेकिन मेरा जो भाई बाली है वो अभी थ्रोन पे बैठा है, तो मैं आपकी मदद तो कर दूंगा, लेकिन कैसे करूं, मेरे पास मेरा किंगडम ही नहीं है। तो भगवान राम ने बोला मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और भगवान राम ने बाली को हराया और सुग्रीव को थ्रोन पे बिठाया, और उसके बाद वानर सेना जो है वो भगवान राम की होगी। और वानर सेना के जनरल कौन थे? हनुमान, है ना। ये चीज है, ये तो चलिए मिथिकल है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो हम्पी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बना, पॉलिटिकल सेंटर बना। पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो थी यहां से कंट्रोल होती थी 14th सेंचुरी में। इंपॉर्टेंट फोर्ट्स थे यहाँ पे, जैसे अनीगोंडी, काम्पिली, ये इंपॉर्टेंट सेंटर बने जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को अपोज किया, और यहीं से हरिहर और बुक्का निकले। तो शुरुआत में संगम डायनेस्टी, हरिहर और बुक्का, क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को अपोज किया इन्होंने, और कंपिली में ही एक राजा को बैठा दिया। सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी में क्या हुआ? हरिहर और बुक्का ने हम्पी को वॉल्ड सिटी बना दिया, बड़ी बड़ी दीवारें कंस्ट्रक्ट करवा दी ताकि कोई आ ही ना सके, और इसी को इन्होंने विजयनगर एम्पायर घोषित कर दिया। और 15th सेंचुरी आते आते एक्सपेंशन शुरू हो गया। तो विजयनगर जो है वो एक ऐसी कैपिटल थी जहां पे हर कोई आता था, हर किसी का वेलकम था। साउथ इंडिया, जैन्स, मुस्लिम, नॉर्थ इंडिया, हर कहीं से लोग आते थे। कृष्णदेव राया, अच्युदेव राया के समय में तो सिटी गजब एक्सपैंड हुई। लेआउट ऑफ द सिटी की बात कर लेते हैं। 25 किलोमीटर में विजयनगर जो है वो फैला हुआ था। सिटी को हम तीन जोन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रॉयल सेंटर, दूसरा सेक्रेट सेंटर, और तीसरा अर्बन कोर। जब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था रॉयल सेंटर, रुको मैं यहां पे लिख देता हूं, रॉयल सेंटर, ठीक है। रॉयल सेंटर क्या था? रॉयल सेंटर आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये वो प्लेस थी जहां पे बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा रहते थे, उनका प्राइवेट हाउस होल्ड था। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज और सेरेमनी जो सरकार की होती थी, जो विजयनगर एम्पायर की होती थी, वो यहीं से ही कंडक्ट की जाती थी। विजयनगर के जो रूलर थे देवराया, यहां पे ही उन्होंने फेमस हजार रामा टेम्पल जो है वो बनवाया था, जो रामचंद्र की श्राइन है 15th सेंचुरी में, और ये बिल्कुल रॉयल सेंटर के मिडिल में है। और यहां पे और भी हमको टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। फेस्टिवल्स यहां पे, महानवमी सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था, देवी की पूजा की जाती थी विजयनगर एम्पायर में। महानवमी इतना बड़ा फेस्टिवल था कि हर किसी को, बड़े जो ट्रैवलर्स थे और सबको बुलाया जाता था, इनविटेशन होता था। और यहां पे जैसे आज परेड होती है ना, वैसे महानवमी के दिन भी परेड हुआ करती थी। कोटली फेस्टिवल्स यहां पे बहुत जबरदस्त थे, क्योंकि वॉल्स जो है ना, जो देखो मैंने अभी बताया कि हम कैसे इतिहास को समझ रहे हैं। जो शहर की वॉल्स हैं, जो यहां पे हमको पत्थर मिले हैं, जो आज हमको अभी भी जो सर्वाइविंग वॉल्स हैं, वहां पे हमको पेंटिंग्स मिलती है जिसमें एलिफेंट्स, हॉर्सेस, अटेंडेंट्स, ये सब मिलते हैं, मिलिट्री कॉन्टिंजेंट्स, एवरीथिंग वी फाउंड। समझ गए? दो और चीजें थी, एक ऑडियंस हॉल और एक ग्रेट प्लेटफॉर्म। ऑडियंस हॉल जो है 100 स्टोन फुटिंग से कंप्राइज हुआ, बहुत बड़ा हॉल था जहां पे फेस्टिवल्स होते थे। ग्रेट प्लेटफॉर्म की बात करें तो जैसे महानवमी जो फेस्टिवल होता था, राजा हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे बैठते थे और महानवमी फेस्टिवल को यहीं से ही वो देखते थे, देखा करते थे। फेस्टिवल भी जो होता था वहां पे भी हम देखते हैं कि इन ऑडियंस हॉल का और ग्रेट प्लेटफॉर्म का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता था। वाटर के लिए हमको स्टेप्ड टैंक देखने को मिलते हैं, बाथिंग प्लेसेस भी देखने को मिलती हैं। देखिए इरिगेशन की, चलो अच्छा इरिगेशन के भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे।
फिर हमको क्वींस बाथ देखने को मिलती है और लोटस महल भी देखने को मिलता है। तो ये सब हमको विजयनगर एम्पायर में देखने को मिलता है। तो ये तो बात हुई रॉयल सेंटर की। दूसरा आता है आपका सेक्रेड सेंटर। सेक्रेड सेंटर की बात करें तो यहां पे ढेर सारे मंदिर थे, नाम ही है सेक्रेड। शैवाइट श्राइन, वैष्णवाइट श्राइन आपको देखने को मिलती है। शैवाइट एरिया की बात करें तो हम्पी में बहुत सारे हमको मंदिर देखने को मिलते हैं। वीरूपक्ष टेम्पल हमको देखने को मिलता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सीट ऑफ गॉड थी प्री विजयनगर एम्पायर, मैंने अभी बताया आपको, मिथिकल लैंडस्केप को जो दर्शाता है। ठीक है, ईस्टर्न साइड ऑफ द टेम्पल पे क्या था, मेन बाजार ऑफ द हम्पी, ये भी। फिर टेम्पल जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर था और लार्जेस्ट हिंदू मॉन्यूमेंट था। ये जो विरूपक्ष पंपा का जो टेम्पल है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल था यहां पे, और यहां पे दूर दूर से लोग आते थे और बहुत सारा क्राउड आता था। और इसी पे ही विट्ठल देव टेम्पल भी बनाया गया था। तो ढेर सारे मंदिर हमको देखने को मिलते हैं। अब हम कुछ और फीचर्स की बात कर लेते हैं, रोड्स की बात कर लेते हैं। रोड्स का नेटवर्क बहुत जबरदस्त डेवलप था। ट्रेड, मिलिट्री, सेरेमोनियल मूवमेंट्स कैसे होते थे, रोड बहुत बढ़िया थी। आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने गजब के नेटवर्क ऑफ रोड्स जो है वो बनाए थे। जैसे ही गेट से बाहर निकलेंगे रोड आपको मिल जाएगी। फोर्टिफिकेशन, जो फोर्ट्स होते थे वो भी रोड से कनेक्टेड थे। ठीक है, गजब का, मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से। 3 तरीके की रोड्स हमको देखने को मिलती है, रेडियल, रिंग और लीनियर। रेडियल रोड की बात करें तो ये सीधा रॉयल सेंटर तक जाती थी और अर्बन कोर और सेक्रेड सिटी से भी कनेक्टेड थी। इरिगेशन की बात करें, इरिगेशन मुश्किल था यहाँ पे, क्योंकि तुंगभद्र वैली काफी ड्राई है, यहाँ पे ग्रेनाइट रॉक्स मिलती है। यहाँ पे पेरेनियल सोर्स आपको वाटर नहीं मिलेगा। जैसे नॉर्थ में सालों साल वाटर का फ्लो बना रहता है, क्योंकि एक तो बारिश से भी आता है और दूसरा हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालय कॉन्स्टेंटली वाटर को सप्लाई करता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, सालों साल वहां पे पानी रहेगा। लेकिन जो साउथ इंडिया के रिवर है ऐसा नहीं, क्योंकि वहां पे खाली बारिश का ही पानी है। ये मैंने कवर किया है ज्योग्राफी में, जब साउथ इंडिया मतलब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम बताया था आपको। तो तुंगभद्र वैली काफी ड्राई थी। ठीक है, अब वाटर जो क्योंकि बहुत स्कैर्स था, बहुत कम था तुंगभद्र, तो कैसे भाई वाटर का यूज करें। अब कोई भी देखो, कोई भी एम्पायर इतना महान अगर बना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाटर का रोल प्ले होता है, क्योंकि सब कुछ देखो। अभी भी विजयनगर एम्पायर डेफिनेटली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट तो था नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन था ना। एग्रीकल्चर के बिना कैसे काम चलेगा, तो एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट था। हर एम्पायर में, जो भी महान एम्पायर, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में आपने देखा कि एग्रीकल्चर एकमात्र फैक्टर नहीं है अर्बनाइजेशन का, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब एग्रीकल्चर के लिए आपको इरिगेशन चाहिए। अब यहां पे पानी तो है नहीं, तो कैसे करते थे, तो हम ये देखते हैं कि तुंगभद्र रिवर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जाता था। सोचिए उस समय कैसे पानी को मैक्सिमम यूज किया जाए, इसके लिए यहां पे नेटवर्क ऑफ कैनाल्स बनाया जाता था। एक कैनाल को दूसरे कैनाल से इंटरलिंक किया जाता था। रिजर्वॉयर बड़े बड़े बनाए जाते थे ताकि पानी ना भी रहे तब भी खेतों की सिंचाई हो सके। फोर्टिफिकेशन और वॉरफेयर की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंप्रेसिव फोर्टिफिकेशन और गेटवेज हमको देखने को मिलते हैं। अब जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं, उन्होंने यहां की जो डिफेंस वॉल्स थी इतनी बड़ी, देखिए बैटल ऑफ तालीकोटा भी जो लड़ी गई थी उसमें बहुत मुश्किल था विजयनगर एम्पायर को, क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि इसको कोई, विजयनगर एम्पायर को कोई ढा ही नहीं सकता है। धोखे से वहां पे बहुत बड़ा धोखा हुआ था, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी दीवारें थी, आप अंदर ही नहीं घुस सकते, खड़े रहो, वेट करते रहो, मर जाओगे। हम बैटल ऑफ तालीकोटा की बात करेंगे किसी और दिन, लेकिन वहां पे भी धोखे से ही जो 5 सल्तनत आई वो सब धोखा हुआ। तो यहां पे जो फोर्टिफिकेशन थे बहुत बड़े, और जितने भी ट्रैवलर्स आते थे यहां पे वो यही बताते थे कि यार 4-5 किलोमीटर तक की तो वॉल्स हैं, इतनी ऊंची वॉल्स है। मतलब सोचिए आप, 4-3 किलोमीटर इतनी लंबी, आप जहां तक देखेंगे आपको दिवाली नजर आएगी। और बड़ा सा गेट होता था, बहुत बड़ा सा गेट होता था। डिफेंस मेसनरी होती थी जिसमें डिचेस, मोट्स, हॉर्स स्टोन्स ये सब होते थे। यानी कि डिफेंस इतना जबरदस्त था विजयनगर का कि कोई हरा ही नहीं सकता था। ठीक है, ऐसा था। ट्रेड और मैन्युफैक्चर की बात करते हैं तो मिंटिंग भी होती थी, करेंसी भी यहां पे मिंट की जाती थी, टैक्सेस, टैरिफ लिए जाते थे। जो सोल्जर्स होते थे, जो सिपाही होते थे, उनको कैश दिया जाता था। एक्सटर्नल इंटरनल ट्रेड तो होता ही। बहुत सारे थ्राइविंग मार्केट्स थे। मैरीटाइम ट्रेड, पर्शिया, अरेबिया, मलायन आर्किपेलगो मतलब यही श्रीलंका,
बर्मा, चाइना, पुर्तगाल, या सब जगह से इंडियन ओशन से ट्रेड होता था। अफ्रीका, बुखारा, मेडिटेरेनियन, हर जगह से। अब्दुल रजाक जो यहां पे आए थे, जो कि हिस्टोरियन थे और एम्बेसडर थे रूलर और समरकंद के, ट्रेडिंग रिलेशन को बढ़ाने आए थे। तो बताते हैं कि यार इतना जबरदस्त शहर है, यहां जितने भी ट्रैवलर्स हैं वो सब एग्री करते हैं कि ये जो शहर था, ये बहुत सारे टाउन्स और अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, कमर्शियल सेंटर था यहां पे, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े बाजार हुआ करते थे, ट्रेडिंग सेंटर था यहां पे, और बहुत बड़ी शान थी इसकी। ठीक है, ये चीज है। फिर कोई भी शहर जो है वो आइडियाज के बिना चलेगा नहीं। तो हिंदू बिलीफ हमको यहां पे देखने को मिलते हैं। आर्किटेक्चरल स्टाइल जो थी टेम्पल्स को, वो हम देखते हैं कि बिल्कुल हिंदू बिलीफ तो देखने को मिलते हैं, डोनेशन बहुत सारे मिलते थे, लेकिन यहां पे हमको इस्लामिक कल्चर भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। यहां पे आर्किटेक्चरल इस्लामिकेट इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। कुछ स्टाइल इस्लाम से इन्फ्लुएंस थे, जैसे इस्लाम का आर्किटेक्चर था ना, वैसे ही यहां पे आर्किटेक्चर जो है वो बनाया गया था। कुछ कॉम्प्लेक्सेस इस तरीके के बनाए जाते थे। ठीक है, भले ही ये हिंदू किंगडम है, हालांकि हर धर्म यहां पे था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमको इस्लाम का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो ये लेक्चर था। अब सिटी डिक्लाइन कैसे हुई? सिटी डिक्लाइन दोस्तों ऐसे हुई कि 1565 में जो बैटल ऑफ तालीकोटा हुई, उसने सिटी को पूरा बर्बाद कर दिया, और उसके बाद 100 साल के अंदर अंदर विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन हो गया। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत ही गजब, मेरे ख्याल में विजयनगर की जो ग्लोरी है, भारत में सबसे बेहतरीन और सबसे कमाल का शहर जिसको कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता था, ऐसा है वो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।